हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आप देखते हैं कि आपके डेली लाइफ में बहुत सारे सॉलिड जो सब्सटेंस हैं आप उनको फेस करते हो। तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ मैटर। हम सब ने मैटर के बारे में सुना है कि मैटर मैटर क्या है। मैटर कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका वॉल्यूम होता है। तो बच्चों, सभी ने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा है कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर अगर मैं बात करूं तो मैटर जो है वो तीन सब टाइप्स में डिवाइड होता है। तो वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैं बात करता हूं आपसे सॉलिड की, बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट। देन सॉलिड स्टेट क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, सॉलिड क्या है? तो सॉलिड कोई भी वो सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है। ए सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो सॉलिड क्या है बच्चों? सॉलिड कोई भी वो सब्सटेंस होता है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। ये बिल्कुल जनरल से डेफिनेशन है। और जो मैं आज आपको कंटेंट बताने जा रहा हूँ ये आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा बच्चों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो के जैसी भी आपको लग रही है वो कमेंट करते चलें। ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में बात करूं तो सॉलिड दो टाइप का होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है बच्चों एमॉर्फस सॉलिड। गेट इट? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो मैं आपको जो प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? द सॉलिड विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखिए स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे कोई भी सॉलिड बना हुआ है। आई मीन टू से दैट वो पार्टिकल जो एक सॉलिड को बनाते हैं। आई मीन टू से दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इनर पार्टिकल होते हैं सॉलिड के। तो सॉलिड क्या है जिसका रेगुलर अरेंजमेंट, कौन सा सॉलिड बात कर रहे हैं हम बच्चों? हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन, देखिए नाम से पता चल रहा है आपको, क्रिस्टल, तो जिसमें क्रिस्टल बनता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्लियर है? तो जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट और वी कैन से दैट डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट, वी कैन से दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो जिसका ऑर्डरली अरेंजमेंट हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक लॉन्ग रेंज तक, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, लॉन्ग रेंज का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि उसमें एक रेंज के हिसाब से, एक पैटर्न के हिसाब से क्या होंगे? पार्टिकल अरेंज होंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी शादी में गए और शादी में हमने देखा कि जो फीमेल्स हैं उनका हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, जो मेल्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया, या फिर जो बुजुर्ग हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए मेल किधर हैं, आपको पता चल जाएगा भी एक डायरेक्शन बनी हुई है, फीमेल की एक डायरेक्शन बनी हुई है, बच्चों की एक डायरेक्शन। तो वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। और रेगुलर अरेंजमेंट में क्या है कि पार्टिकल एक बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है? एक लॉन्ग रेंज तक जो पार्टिकल्स है ना वो सिचुएटेड होते हैं। और सिचुएटेड होने के मतलब है कि डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट। आप इस रेगुलर अरेंजमेंट से समझ सकते हैं डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। क्लियर है? और जब डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होगा तो ये क्लोजली रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। देखिए, ये तो जनरल सी बात है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन दैम। इनके बीच में कोई भी सिंपल स्पेस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, कोई भी सिंपल स्पेस नहीं होता है। दोबारा से इस बात को सुन लीजिए, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं जिसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ही हाई होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। देखिए, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब क्या है? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं
उनका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कहने का कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक ग्रुप तो मेल है, एक ग्रुप में फीमेल बैठे हैं, एक ग्रुप में बच्चे बैठे हैं। तो अगर मैं एक डायरेक्शन की बात करूं, उसमें क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस में। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, मतलब कहने का डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो बच्चों आपने देखा कि वहाँ एक डायरेक्शन, जैसे मैंने फीमेल की बात करी तो एक डायरेक्शन में फीमेल फीमेल बैठे हैं, दूसरे डायरेक्शन की बात करी तो उसमें मेल मेल बैठे हैं, एक डायरेक्शन की बात करी तो उसमें बच्चे बच्चे बैठे हैं। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो अपने नेचर में एनाइसोट्रोपिक होता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। देखिए बच्चों, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा ये एक ट्रू सॉलिड माना जाता है। ट्रू सॉलिड का मतलब क्या होता है कि इसको आपने जिस फॉर्म में देखा था, जिस फॉर्म में आपने इसको देखा है, अगर आप उसको सपोज करिए एक कमरे में आपने ग्लास रख दिया ले जाके, ग्लास स्टील का ग्लास, नॉट वैसे वाला ग्लास, तो ग्लास आपने रख दिया, अब आप उसको दूसरे वाले कमरे में ले जाइए, क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। मान लो चेयर है, एक प्लास्टिक की चेयर है, आपने कमरे में रख दी ले जाके, और उस चेयर का शेप, डायामीटर, जो भी वेट है वो सब आपने नोट कर लिया। अब उस चेयर को मैं कहता हूं कि आप दूसरे कमरे में ले जाओ और फिर दोबारा इसका डायमीटर और सब कुछ आप चेक कीजिएगा। क्या बच्चों वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। चेयर जिस जैसे उस कमरे में थी ऐसे ही बिल्कुल दूसरे वाले कमरे में होगी। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसलिए ट्रू सॉलिड्स होते हैं। दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये नोट कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पोर्टेंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का सॉलिड स्टेट। आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, कई बार हम लिखा देखते हैं कि कहीं मेल्टिंग पॉइंट हाई लिखा हुआ होता है और कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट ये शार्प मैंने लिखा है। ये शार्प का मतलब क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इस 120 डिग्री पर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बिल्कुल डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा। इस 120 डिग्री सेल्सियस पर ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ आ गया है। बहुत ही अच्छा डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर 120 डिग्री किसी क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट निर्धारित है तो वो 120 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक बार दोबारा से मैं बताता हूँ सभी चीज़ों को कि इसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स का। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट, डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट का मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट। सेकेंड बात क्या है? ये एनाइसोट्रोपिक है, कहने का मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। और लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब चलते हैं बच्चों हम एमोर्फस सॉलिड पर। तो एमोर्फस सॉलिड देखिए क्या होते हैं, ये मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। इसमें देखिए सभी का क्रिस्टलाइन और अमोर्फस की पिक्चर दिखाई है मैंने आपको। इसमें देखो सभी एक रेगुलरली अरेंज हैं। मतलब अगर मैं डिस्कशन करूं, जैसे ये वाला जो राउंड मैंने लिया है इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको भी ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको ए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो आप देखेंगे कि एक के बाद वन, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। तो ये एक क्या हो गया? ये एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। लेकिन एमॉर्फस में मैंने आपको बात अभी बताई नहीं है पर मैं बता देता हूँ अभी कि एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो रेंडमली अरेंज होते हैं। अभी हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें डायमंड और ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक लॉन्ग रेंज तक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है और एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे या तो आप,
क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने आपको ऊपर पिक्चर दिखाई जो है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सभी का इरेगुलर अरेंजमेंट है। अगर मान लीजिए हम शादी की बात करें, जो भी मैंने बताया था क्रिस्टलाइन के केस में, अगर मैं एमोर्फस के केस में बात करूं कि रेंडमली सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, और आपसे मैं बोलता हूं कि भाई आप एक लड़का है, उस लड़के का नाम मान लीजिए चिंटू है, कि भाई चिंटू को ढूंढ के लाओ, तो कैसे ढूंढ के लाएंगे भाई? घूमेंगे इधर उधर, नहीं ढूंढ पाएंगे ना। लेकिन अगर मैंने पहले बताया था कि हम कुछ बच्चों का ग्रुप अलग बना देते हैं, तो चिंटू एक बच्चा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे जहां पर बच्चे हैं, तो वहां से आप चिंटू को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इरेगुलरली नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, अगर रेगुलर भी है तो एक शॉर्ट रेंज के लिए है। मैंने क्रिस्टलाइन में बताया था कि देखो सभी का रेगुलर अरेंजमेंट है और एक लॉन्ग रेंज तक काम कर रहा है, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है वो कहीं भी लॉन्ग रेंज तक नहीं है। अगर देखिए यहाँ देखिए कि दो पार्ट, मैंने इस पार्टिकल को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, अब ये दोनों तो हैं, लेकिन आगे दो इस टाइप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी दूरी पे हैं, यहाँ पे फिर ये नज़दीक हो गए हैं, यहाँ देखिए कितनी दूरी पर हैं, यहाँ ये नज़दीक हो गए हैं। तो बच्चों अमॉर्फस सॉलिड जो होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही उनका वो रेंडमली अरेंज होते हैं, उनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। अच्छा, सेकंड बात करते हैं, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। देखिए स्यूडो सॉलिड का मैं आपको मतलब बताने जा रहा हूँ कि स्यूडो सॉलिड क्या होता है। स्यूडो सॉलिड एक तरीके से सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है, जब आप जैसे ग्लास, जैसे खिड़कियों में हम विंडोज में ग्लास लगाते हैं, तो ग्लास कुछ टाइम बाद, आप मान लीजिए वहाँ 10-5 साल से रह रहे हैं, तो वो ग्लास ऊपर से तो पतला हो जाएगा और नीचे से वो थोड़ा सा कूल हो के नीचे आ जाता है, मेल्ट होके नीचे आ जाता है, तो वो उसकी जो नीचे वाली लेयर है वो मोटी हो जाती है और ऊपर से वो पतला हो जाता है। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोल देते हैं। तो स्यूडो सॉलिड होते हैं ये सुपर कूल्ड लिक्विड के तरह भी काम करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका रेंज ऑफ टेम्परेचर है। स्टूडेंट ये भी आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है माय फ्रेंड्स। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है? देखिए मैंने अभी पीछे बताया था एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि मान लीजिए 150 एक सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 150 से लेके 200 तक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा 150 से लेके 200 के बीच में। मतलब जब 150 आएगा तो उसके बाद से वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो मेल्ट कब तक जाके होगा, वो मेल्ट जाके होगा आपका 200 पे जाके। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, और मेल्ट जाके कहाँ पे हो जाएगा, 200 पे जाके मेल्ट हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है और रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जब 150 से लेके 200 के बीच में वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद है बच्चों आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो आइसोट्रोपिक, आइसो का मतलब देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सेम। आइसो का मतलब होता है सेम, और वहां हमने एनाइसोट्रोपिक तो डिफरेंट था। तो आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि इसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, किसके अंदर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसलिए हम ये कैसा होता है, ये एमॉर्फस होता है। क्लियर? एग्जाम्पल इसका है ग्लास और रबड़। तो रबड़ भी इसका एग्जाम्पल है, ग्लास भी है। और आपने देखा होगा जिससे रोड बनते हैं ना, सड़कें बनाई जाती हैं, चारकोल, तो एक्टिवेटेड चारकोल है। तो चारकोल जो है ये आप देखते हैं, रबड़ भी देखते हैं कि कुछ जैसे एक इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, तो इसको आप जैसे थोड़ा वो स्ट्रेच करेंगे तो खिंच के दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाती है। तो इसको हम सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको एमॉर्फस सॉलिड क्या है। तो एमॉर्फस सॉलिड के बाद हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स अमंग कांस्टेंट पार्टिकल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो कौन कौन से हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का? पहला है मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉलिड है। दूसरा है आपका आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड, और चौथा है कोवेलेंट सॉलिड। तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आगे जाके 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो एक तो है आपका पोलर, एक है नॉन पोलर, और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ अब आपसे पोलर के बारे में। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 टाइप का हो गया, कौन कौन सा? पोलर। तो पोलर
जो सॉलिड्स होते हैं बच्चों, उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं। कहने का मतलब जैसे H पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और Cl नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव पोल, तो ये जो अट्रैक्शन हुआ इनके बीच में, ये कौन सा अट्रैक्शन माना जाता है? डाइपोल डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पोलर मॉलिक्यूल है और एक देखिए H पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरा पोलर मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो पोलर होगा, जो पोलर होगा वो कैसा होता है? वो बच्चों सॉफ्ट होता है अपने नेचर में। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। और ये इंसुलेटर होते हैं, पोलर जो होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बच्चों लो होता है। तो क्लियर है आपको पोलर के बारे में मैंने बताया कि इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है। इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट के बाद ये इंसुलेटर होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? वो भी लो होता है। ये फर्स्ट था फॉर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरे बारे में हम बात करते हैं नॉन पोलर। देखिए नॉन पोलर क्या है? नॉन पोलर में एक तो डिस्पर्जन, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। तो नॉन पोलर सॉलिड के अंदर कौन सा फोर्स होगा? लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा। ये भी अपने एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो ये भी सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट के बाद ये इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों? लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आर्गन, और इसमें मैं एग्जांपल दे चुका हूँ HCl, ठीक है, और इसमें आर्गन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो पोलर नॉन पोलर का डिफरेंस समझ में आ गया है। बॉन्डिंग पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, नॉन पोलर के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड, बॉन्डेड जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके अंदर। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आइस, ठीक है, आइस किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जाम्पल है। ये क्या होते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी के ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो बच्चों मैंने आज आपको बताया कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड के बारे में कि किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं सॉलिड्स की। तो आपको वीडियो कैसी लगी मेरी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो बच्चे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।